मिश्र ऋषि, दिव्या, लक्षिता, अवधेश, शिवानी, उसके बाद सतेंद्र, कप्तान, गोविंद, हर्ष, तनिषा, कंचन, पूजा, उसके बाद कुंवरलाल, बिपिन, पिंको, संजू, पंकज, विनीता, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शत श्री अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूं। और जैसा कि आप जानते हैं, आज आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा जिसका नाम है मूल कर्तव्य, जिसको आप कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इससे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें प्यारे बच्चे हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो सबसे पहले आपको ये पता होगा कि भाई हमारे चैप्टर का नाम है मूल कर्तव्य। ठीक है, मूल कर्तव्य, जिनको आप बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज, जिस तरीके से आपके कुछ अधिकार हैं उसी तरीके से बेटा आपके कुछ कर्तव्य भी हैं। जिस तरीके से आपको संविधान ने अधिकार दिए, तो भाई ये कहा गया कि जब नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं तो उनके कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर मैं आपसे बात करती हूं तो मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट, या हम कह सकते हैं कि भाग 4 के ए में है, भाग 4 के ए में। ठीक है, और बेटा जी आर्टिकल 51 के ए में। अब आपको क्या दिख रहा है मैम? कैपिटल ए दिख रहा है। और अगर आप कैपिटल ए हमें बता रही हैं, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। जो मौलिक कर्तव्य आपके संविधान में प्यारे बच्चे, यहां पर आप देखेंगे कि अगर मैं आपसे बात करूं, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मौलिक कर्तव्य हैं क्या ये मूल संविधान यानी कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करते हैं, मूल संविधान यानी कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे। यानी हम कह सकते हैं कि जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, उसमें मौलिक कर्तव्य या हम कह सकते हैं कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थे। ठीक है, ये हमारे संविधान में नहीं थे। और क्योंकि यहां पर कैपिटल ए लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि इनको बाद में हमारे संविधान में जोड़ा गया है। प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे इनके बारे में बात करती हूं तो जो मूल कर्तव्य हैं उनको 42वें संविधान संशोधन, ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1976 में। ठीक है, लिख लीजिएगा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा क्या किया गया? इनको एड ऑन किया गया, यानी कि आप कह सकते हो जोड़ा गया था। ठीक है, तो क्या ये जब जोड़े गए थे तो क्वेश्चन बनता है कि किस समिति के कहने पर जोड़े गए थे? किस समिति ने इनके लिए रिकमेंडेशन किया था? किसने सिफारिश की थी कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान के अंदर जोड़ा जाना चाहिए? तो प्यारे बच्चे 42वें संविधान संशोधन द्वारा इनको जोड़ा गया था। लिखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, on the recommendation of स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, स्वर्ण सिंह कमेटी पूरा लिख दीजिएगा, कमेटी। तो इनकी सिफारिश पर प्यारे बच्चे इनको जोड़ा गया था आपके संविधान में। ठीक है, आप मेरी बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। प्यारे बच्चे, ये जो समिति थी, अगर हम बात करते हैं समिति के बारे में तो इसके अध्यक्ष कौन थे? चेयरमैन। तो बेटा जी चेयरमैन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी आपके स्वर्ण सिंह ही थे, इसीलिए इस कमेटी का नाम रखा गया था स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह जी यहां पर इसके चेयरमैन थे, ये आप ध्यान रखेंगे। और अगर हम बात करते हैं तो प्यारे बच्चे इसमें कुल सदस्य कितने थे? कुल सदस्य बोल रही हूं मैं, ठीक है,
टोटल मेंबर्स कितने थे? तो एक बच्चे ने कमेंट भी कर दिया है कि इसमें टोटल मेंबर्स थे मैम 12। टोटल मेंबर्स 12 यानी 1 प्लस 11 यानी एक चेयरमैन और 11 अन्य सदस्य। तो टोटल कितने थे? आप कहोगे कि मैम 12 सदस्य इस समिति में टोटल हुआ करते थे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। और प्यारे बच्चे, जब इस समिति ने रिकमेंडेशन किया था तो उस समय पर आपके देश की प्रधानमंत्री कौन थी? और मैम 12 सदस्यों के नाम क्या थे? तो बेटा जी 12 सदस्य ये थे आपके, एक मिनट, ये आपके 12 सदस्य थे। यहीं लगा देती हूं जस्टिस के नीचे, देखो। सरदार स्वर्ण सिंह जी अध्यक्ष थे, AR अंतुले, SS राय, रजनी पटेल, HR गोखले, VA सैयद मोहम्मद, BN गॉडगिल, CM स्टीफन, DP सिंह, दिनेश गोस्वामी, बसंत साठे, BN बनर्जी। ये 12 सदस्य प्यारे बच्चे इसके अंदर आपके हुआ करते थे, इस समिति के अंदर। और इस समिति ने सिफारिश की थी कि हमारे संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाना चाहिए। अब बात आती है कि यहां पर आपके देश में उस समय पर, अच्छा हाँ, एक चीज और है कि ये जो स्वर्ण सिंह समिति है, अगर हम बात करते हैं तो समिति का गठन कब हुआ था? तो गठन हुआ था 26 फरवरी 1976। समिति का गठन कब हुआ था? तो आप कहोगे कि मैम समिति का गठन किया गया था, ये समिति फॉर्म्ड की गई थी 26 Feb 1976 को इस समिति का गठन हुआ था। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, 26 फरवरी 1976। और इस समय पर आपके देश की जो PM थी, बिल्कुल सही आप कमेंट कर रहे हैं, वो थी प्यारे बच्चे इंदिरा गांधी जी। वो थी आपकी प्यारे बच्चों इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी आपके देश की प्रधानमंत्री थी। आपको मैं बता दूं कि आपके यहां पर जो मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है, आपके यहां आपके संविधान में जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जब हम इनके बारे में आगे बात करते हैं तो इस समय आपको बता दूं कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। सॉरी, ऐसे नहीं, सॉरी, ऐसे लिखना पहले, एक मिनट रुक जाइए। जो मौलिक कर्तव्य हैं, स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी। स्वर्ण सिंह समिति ने क्या कहा? स्वर्ण सिंह समिति ने कहा कि 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाना चाहिए। 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाना चाहिए। कितने रिकमेंडेशन किए थे इसने? सुन लेना ध्यान से, जोड़ा जाना चाहिए। कितने बोले थे इसने? मैम इसने बोले थे कि भाई 8 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करो। और इसने कहा कि 8 में एक जो होता है ना कर अदायगी, ध्यान से सुनना, सिफारिश कितने की थी? मैम 8 की सिफारिश की गई थी। स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 8 कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की गई थी। और इसने ये भी कहा था कि ये जो 8 मौलिक कर्तव्य होंगे, इसमें कर अदायगी भी एक फंडामेंटल कर अदायगी, यानी आप कह सकते हो पेइंग टैक्स। पेइंग टैक्स, तो इसने कहा कि यह भी एक मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। इसके अंदर 8 के अंदर प्यारे बच्चे कितना इसने बोला कि 8 के अंदर एक जो पेइंग टैक्स होता है बाय द सिटीजन्स, वो भी इसमें एज अ फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ना चाहिए। किसने सिफारिश की थी? स्वर्ण सिंह समिति ने। अब इसने ये क्या की है? ये तो मैम इसकी सिफारिश है, ये रिकमेंडेशंस हैं। तो जब इसकी रिकमेंडेशन आई थी तो इसकी रिकमेंडेशन आने के बाद क्या किया गया था? इसकी रिकमेंडेशन तो ये थी और सारे बच्चे इसको लिख भी रहे हैं। लेकिन प्यारे बच्चे आपको मैं बता दूं कि जो मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये एड ऑन किए गए, जोड़े गए। अभी मैंने आपको बताया किस संशोधन के द्वारा, तो जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। लेकिन बेटा जी 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ये सब आपका PDF में भी लिखा हुआ है।
10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, और अगर हम बात करें तो ये जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, इनको हमने कहां से लिया है, तो लिखेंगे टेकन फ्रॉम, या तो ऑप्शन में मिलेगा रशिया या फिर यूएसएसआर, क्योंकि यूएसएसआर जब टूटा था तभी रशिया, तो क्या लिखेंगे, रूस या सोवियत संघ, रूस या सोवियत संघ। यहां से हमने लिया है आपके फंडामेंटल ड्यूटीज को। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में प्यारे बच्चे अगर हम आगे की तरफ बात करते हैं तो आगे एक चीज और सुनिए कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या, वर्तमान में संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे वर्तमान में मैम 11 है। और बेटा जी 11वां कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। तो ये आपके फंडामेंटल ड्यूटीज से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपके मैंने यहां लिख दिए हैं। क्लियर है? ठीक है, आगे चलिए। अब हमें पढ़ना है कि हमारे कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं। तो देखो, पहले आपको पढ़ना है, उसके बाद मैं इसको शॉर्ट में लिखकर आपको बता दूंगी कि आपको एक्चुअली में क्या याद रखना है। बेटा नोटिफिकेशन आने की जो बात आप कह रहे हैं, नोटिफिकेशन की जो आप कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन लेट आता है क्लास का, वो एप्लीकेशन की तरफ से ही होता है ना। और वैसे भी आपको पता है कि डेली आपकी जो क्लास होती है वो आपकी 1 बजे होती है, तो फिर आपको नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना चाहिए, आपको 1 बजे लाइव आ जाना चाहिए। ठीक है, आगे चलिए। आपका पहला आपका जो यहां पे मौलिक कर्तव्य लिखा है कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। क्यों करना है? क्योंकि आप भारत के नागरिक हो और आपकी यह ड्यूटी बनती है कि आप अपने संविधान, अपने राष्ट्रगान, अपने राष्ट्रध्वज, इन तीनों को रिस्पेक्ट करो। तो पहली ड्यूटी यही है, पहली ड्यूटी प्यारे बच्चे यही है। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तो आप कहेंगे कि मैम संविधान का पालन करें और आपका राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का आदर करें, क्योंकि संविधान आपके देश का है और आप इस देश के नागरिक हैं, तो उसका पालन करना आपका कर्तव्य है। ठीक है, आपकी पहली ड्यूटी। दूसरी ड्यूटी स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन, जो नेशनल मूवमेंट्स हुए थे, आपने पढ़े हैं। जैसे नेशनल मूवमेंट्स में बहुत सारे क्रांतिकारी आंदोलन हैं, ठीक है, गांधी जी के बहुत सारे आंदोलन हैं। तो इन राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। अब पता है इनके कीवर्ड्स क्या हैं? पहले वाले का कीवर्ड्स है कि भैया हमें क्या करना है, संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का हमें करना है आदर। इन सब का क्या करना है, आदर करना है। पहला वाला हो गया। दूसरे वाले में हमें क्या करना है, दूसरे वाले में मैम हमें राष्ट्रीय आंदोलन जो हैं, जो नेशनल मूवमेंट्स हुए थे स्वतंत्रता के लिए, उनका हमें रिस्पेक्ट करना है। बस खत्म। एक वर्ड याद कर लो, राष्ट्रीय आंदोलन। आपको पूरा पूरा नहीं रटना है, कोई भी कीवर्ड आपको उठा लेना है। ठीक है, मैं किसी भी फालतू प्रश्न का उत्तर क्लास में नहीं दूंगी, आप चाहे कितने भी कमेंट्स करते रहें। ठीक है, क्योंकि मैं आपको इसका रीजन कल दे चुकी हूं और आप अगर नहीं समझते हैं बेटा तो फिर ये आपकी गलती है, क्योंकि टीचर आपसे कई बार हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर चुका है कि बेटा प्लीज
पढ़ने पर फोकस करो। ठीक है, तीसरा वाला देखो, तीसरे वाले में 3 बात की गई है कि भैया भारत की संप्रभुता या प्रभुता, जिसे आप सोवरेनिटी कहते हो, एकता जिसे आप यूनिटी कहते हो, और अखंडता की रक्षा करें। बस ये 3 वर्ड याद रखो कि मैम तीसरा है और 3 ही बातें कही गई हैं कि संप्रभुता, एकता और अखंडता की सुरक्षा। खत्म। ठीक है, फिर चौथा, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। मतलब इसका क्या है भाई, आपका यह कर्तव्य है कि आप एक तो देश की रक्षा करें। देश की रक्षा कैसे कर सकते हैं भाई, आप किस तरीके की गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना हो, है ना, किसी तरीके के ऐसे काम ना करें जिससे आपके देश में खतरा पैदा हो। और अगर कभी भी ऐसी जरूरत पड़ती है कि भाई आपके देश पे एकदम खतरा आ जाता है, तो बिल्कुल जैसे एक सैनिक अपने देश की सेवा करता है, तो आप अपने देश की सेवा करें। तो देश की रक्षा करें, चौथा वाला हो गया। हमने कितने पढ़ लिए? हमने मैम 4 पढ़ लिए। पहले वाले में क्या था? पहले वाले में मैम संविधान, ठीक है, आपको क्लास में याद हो जाएगा, राष्ट्रगान और राष्ट्र ध्वज। इनका क्या करना है जल्दी बताओ मैम? इनका रिस्पेक्ट करना है, इनका आदर करना है। ठीक है, दूसरा मैम आपने बताया था कि राष्ट्रीय आंदोलन को रिस्पेक्ट करना है जो स्वतंत्रता के लिए किए गए थे, तो नेशनल मूवमेंट हो गया। तीसरे में मैम 3 ही वर्ड हैं कि हमें भारत की संप्रभुता यानी कि सोवरेनिटी, एकता यानी कि यूनिटी, और मैम अखंडता, इसको क्या करना है? इसको सुरक्षित रखना है, इसको बनाए रखना है। आप कोई भी वर्ड लिख सकते हो अपनी सिंपल भाषा में। और चौथे में मैम हमें क्या करनी है? अपने देश की रक्षा करनी है। देखो 4 तो तुम्हें क्लास में याद हो चुके होंगे अपनी। चौथे में देश की रक्षा करनी है। चौथे में क्या करना है? देश की रक्षा करनी है मैम, और राष्ट्र की सेवा करनी है मैम। बस इतना याद रखो। 5वें में क्या करना है? ट्रिक से ही मैं आपको बता देती हूं। 5वें में लिखिए, 5वें में मैम एक तो हमें क्या करना है, डिटेल में फिर मैं पढ़ा दूंगी, पहले ट्रिक लिख लो। 5वें में मैम हमें क्या करना है? समानता की भावना अपने अंदर लेकर आनी है। समानता की भावना कब आएगी? जब हम एक दूसरे को आपस में भाई भाई मानेंगे, यानी भाईचारे की भावना हमें रखनी है, एक दूसरे के प्रति ऐसा करना है। ठीक है, जो हमारे समाज में भेदभाव होता है, इस भेदभाव को समाप्त करना है, और मैम स्त्रियों का सम्मान करना है। कोई भी ऐसी प्रथा जो स्त्रियों के खिलाफ होती है, उस प्रथा का विरोध करना है। यानी हम सिंपल कह सकते हैं कि रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन हमें करना है। ये 3-4 चीजें हैं, समानता की भावना, भाईचारे की भावना, भेदभाव को खत्म करना और स्त्रियों की सुरक्षा करना। ठीक है, अब इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हो कि भाई इसमें हमारे कीवर्ड्स यही निकल रहे हैं। देखो, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का विकास करें, जो धर्म, भाषा और या क्षेत्र या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। तो मैंने आपको यही बताया। अब आप इसको पढ़ लो या आप इसको पढ़ लो। अब भाई भाईचारे की भावना तो मैम देश में तब होगी, हम तो घर में नहीं रख पा रहे। घर में आजकल 2 भाई एक साथ नहीं रह पा रहे। आपको क्षेत्र, भाषा, वर्ग इन सब के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। ठीक है, आपको रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन करना है, आपको इक्वालिटी जो रखनी है, भाईचारे यानी ब्रदरहुड की फीलिंग्स अपने अंदर रखनी है। ये सब आपको ध्यान रखना है। समरसता का मतलब सात्विक लिखा हुआ है, समानता की भावना, फीलिंग ऑफ इक्वालिटी, फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन, ये इंग्लिश है इनकी, लिख लो। फीलिंग ऑफ इक्वालिटी, फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन,
रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन, खत्म। अपनी भाषा में बनाओ ना चीजों को, अपनी भाषा में बनाओ कुछ चीजों को। ठीक है, आगे चलिए। छठे में क्या कहा गया है? छठे में कहा गया है भाई, छठे में के बात की गई है हमारी जो संस्कृति है, कल्चर की बात की गई है, संस्कृति की बात की गई है, कल्चर की बात की गई है कि हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है प्यारे बच्चे, कहा गया है कि आपको क्या करना है, इसका महत्व समझें, इसका इंपॉर्टेंस समझें और इसकी सुरक्षा करें। तो अगर आप इतना याद भी नहीं रखेंगे ना कि इसका महत्व समझें, इसकी सुरक्षा करें, तो केवल आप इतना याद रखो कि कल्चर की बात की गई है, मैम संस्कृति की बात की गई है। ठीक है, तो आप देख लो यहां पे जो फास्ट वाले बच्चे हैं बेटा वो क्लास में मत आया करो, मैं फास्ट नहीं करवा सकती, मुझे सबको देखना है। तो मैम हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। मैंने आपको यहां पे बता दिया ये चीज कि हमारी संस्कृति के महत्व को समझें और उसकी सुरक्षा करें। ठीक है, तो संस्कृति की बात की गई है, कल्चर की बात की गई है, ट्रेडिशन की बात की गई है, यह आप ध्यान रखेंगे। सातवें में क्या है मैम? सातवें में पर्यावरण की बात की गई है। पर्यावरण यानी कि एनवायरमेंट, इसकी क्या करनी है मैम? इसकी सुरक्षा करने की बात की गई है, इसको प्रोटेक्ट करना है, इसकी सुरक्षा करनी है। अब एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं मैम? वन आते हैं। ठीक है, पर्यावरण में क्या क्या चीजें आती हैं मैम? वन आते हैं, वन्य जीव आते हैं यानी कि फॉरेस्ट हो गए, वाइल्ड लाइफ हो गए, और मैम आपकी झील आती हैं, नदी आती हैं, ये सब क्या है? पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट है। तो हमें इन सब की सुरक्षा करनी है, नदियों को गंदा नहीं करना है, बिल्कुल सनी सीक्वेंस में याद रखना है क्योंकि इनका सीक्वेंस पूछ लेता है, तभी तो सीक्वेंस में ही पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ये सब आपको, तो एनवायरमेंट किस में है? 7 नंबर की ड्यूटी में है। आगे देखिए बेटा जी, 8th नंबर में क्या है? 8th नंबर में क्या कीवर्ड्स निकल सकते हैं? तो मैम इसमें बात की गई है कि एक तो आपको अपने अंदर साइंटिफिक अप्रोच यानी कि जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है उसको आपको डेवलप करना है। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी कि हम कह सकते हैं साइंटिफिक आउटलुक भी आप लिख सकते हो, साइंटिफिक आउटलुक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। क्यों? ताकि जो रूढ़िवादिता है वो समाज से खत्म हो। आपको वैज्ञानिकता ढूंढनी है किसी भी चीज में, यह नहीं कि किसी ने कुछ बोल दिया आप उस पर विश्वास करने लग गए, नहीं, आपको तर्कशील बनना है कि अगर तर्क से हम देखें तो क्या ये चीज सही है। जिसे आपने देखा होगा घरों में कई बार हम बैठे रहते हैं चेयर पे या फिर चारपाई पे या फिर बेड पे और पैर हिलाते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि पैर नहीं हिलाने चाहिए, अपशगुन हो जाता है, पैर नहीं हिलाने चाहिए, घर से लक्ष्मी चली जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप उस कंडीशन में जब पैर को मूवमेंट मतलब अपने पैर से मूवमेंट करते हो तो आपका ब्लड सर्कुलेशन उल्टा होने लगता है, विज्ञान ये कहता है। तो हर चीज के पीछे साइंस है। अब साइंटिफिक अप्रोच आप कब यहां पर अपने अंदर ला पाओगे, साइंटिफिक आउटलुक कब आपके अंदर आएगा? जब आप रूढ़िवादिता से बाहर निकलोगे। ये नहीं कि हमारे घर वालों ने जो बोल दिया वो सब कुछ सही होगा, हाँ सही भी हो सकता है, लेकिन हमें उसे सही है या गलत है खुद से देखना चाहिए। भाई आप किसी के प्रति सही या गलत अवधारणा किसी के कहने पर मत बनाओ, खुद से कराओ। ठीक है, आगे आइए। शिवम बेटा आप यहां आ जाइए, आप पढ़ा दीजिए, है ना,
क्योंकि मुझे तो यही पता है कि ये सब आर्टिकल 51 के ए के अंदर आता है। तो आर्टिकल 51 के ए का बी सी डी ऐसे भी आप लिख सकते हो बेटा। इसमें तो सीक्वेंस ही होता है, मैं तो ऐसे ही पढ़ाती हूं, बाकी आप देख लीजिए, है ना। आगे चलिए। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी कि जो साइंटिफिक आउटलुक है उसको आपके अंदर जो है डेवलप करना है। आपको अपने अंदर मानववाद की भावना लेकर आनी है। मानववाद यानी ह्यूमैनिज्म। ये ट्रिक्स, ये कीवर्ड्स मैं आपको बता रही हूं। ह्यूमैनिज्म की बात की गई है। और बेटा जी ज्ञानार्जन तथा सुधार की बात की गई है। क्या कहा गया है? ज्ञानार्जन तथा सुधार। ज्ञान अर्जित करो और अपने अंदर सुधार लेकर आओ। ये इनमें से कोई भी कीवर्ड याद रख लो, आपको हमेशा याद रहेगा। ये किस आर्टिकल में है सारा? ये सब आर्टिकल जैसे मैंने आपको बताया 51 का ए। तो 51 का ए हो, एक ए का आपका 1 हो गया, 2 हो गया, या फिर पूछ लेगा क पूछ लेगा, ख पूछ लेगा, ऐसे लिख देगा। 51 के ए का ए क्या होगा, 51 के ए का बी क्या होगा, 51 के सी का, जैसे आर्टिकल 19 आपने पढ़ा था तो मैंने लिखवाया था आर्टिकल 19 के 1 का ए लिखवाया था ना। ऐसे ये है बेटा। अब आप किस तरीके से पढ़ते हो ये आपकी गलती है। ये सब आर्टिकल 51 के ए में है, मैं आर्टिकल ही तो पढ़ा रही हूं। आप टीचर को ये बताने लगते हो कि आप गलत पढ़ा रहे हो, सही पढ़ा रहे हो। खुद सोच के देखो आप क्या क्या कमेंट्स कर देते हो, है ना। रिएक्शन हो तो पता नहीं क्या क्या रिएक्शन हो जाए। अब यही कह सकते हैं कि भाई आप पढ़ा लो यहां आके, यही कह सकते हैं बेटा। ठीक है, आगे आइए। फिर हम बात करते हैं कि 9 वाले में क्या कहा गया है। 9 वाला आपका क्या है? तो इसमें कहा गया है कि भाई आपको क्या करना है। एक तो इसमें सार्वजनिक संपत्ति की बात की गई है। सार्वजनिक संपत्ति क्या होती है बेटा, मैं आपको बता चुकी हूं मैम, जिसको हम पब्लिक प्रॉपर्टी कहते हैं। सार्वजनिक संपत्ति कहा गया है कि इसकी आपको सुरक्षा करनी है, इसको आपको प्रोटेक्ट करना है। और कहा गया है कि आपको हिंसा यानी जो वायलेंस होता है, वायलेंस, आपको इससे दूर रहना है। अब सार्वजनिक संपत्ति क्या होती है? सड़कें होती हैं, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। आपकी जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है उसमें प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं तो पार्क आ जाते हैं, आपकी ट्रेन आ जाती है, बस आ जाती हैं। तो प्यारे बच्चों आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि ये जो पब्लिक प्रॉपर्टी है जिसको हम कई बार हार्म करते हैं अपने, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे आपके यहाँ पर प्रोटेस्ट चलते हैं, है ना। और प्रोटेस्ट किसके अगेंस्ट होते हैं? सरकार के अगेंस्ट होते हैं। ठीक है, आपको करने का अधिकार है, लेकिन जब आप देखते हैं बहुत सारे लोग उस प्रोटेस्ट का फायदा उठा लेते हैं, उसमें बस जला देते हैं, ट्रेन जला देते हैं, पार्क तोड़ देते हैं, तो ये जो पब्लिक प्रॉपर्टी आपको पता है ये आपके और हमारे पैसे से बन रही है। हम सरकार को टैक्स पे कर रहे हैं, उसके बाद फिर यहां पर आकर ये चीजें हो रही हैं। तो अगर हम इन चीजों का नुकसान करते हैं तो आपको पता है अभी कुछ दिन पहले कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि अगर कोई भी सार्वजनिक संपत्ति किसी प्रोटेस्ट के दौरान कुछ लोगों के द्वारा तोड़ी जाती है तो उन लोगों को फिर यहां पर अरेस्ट किया जा सकता है और उनकी प्रॉपर्टी बेचकर जो चीजें आपने खराब की हैं उसका पूरा का पूरा खर्चा निकाला जाएगा। ठीक है, और आपका इसके अलावा हिंसा से दूर रहे, मतलब वायलेंस जो आप करते हो, इसी को तो वायलेंस कहते हैं। बसों को जलाना, ट्रेन को जला देना, रेलवे ट्रैक तोड़ देना, सड़कों को तोड़ देना, पार्क तोड़ देना, तो ये सब क्या है? तो ये सब गलत है। कहा जा रहा है कि आपकी तो ड्यूटी बनती है कि आप इनको प्रोटेक्ट करो और आप इनको क्या कर देते हो? हार्म कर देते हो, हिंसा करते हो। प्रोटेस्ट के दौरान बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सारी हिंसा में भी पड़ जाते हैं। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद प्यारे बच्चे अगर हम बात करें तो 10वां क्या कहता है? 10वां प्यारे बच्चे अगर मैं बात करूं तो इन्होंने कहा है
कि चाहे तो आप व्यक्तिगत यानी कि पर्सनली और सामूहिक गतिविधियों में भाग लें। मतलब आप चाहे पर्सनली या फिर ग्रुप एक्टिविटीज जो होती हैं उनमें पार्टिसिपेशन करें, और उनमें पार्टिसिपेशन करने के बाद आप ऐसे काम करें जिससे आपका राष्ट्र ऊंचाइयों को छुए, जिससे आपके राष्ट्र को सम्मान मिले। ठीक है, आप कहोगे कि मैम व्यक्तिगत जो है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में आपको क्या करना है कि आपको इसमें उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ना है, उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। और जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा, राष्ट्र का सम्मान बढ़ेगा, आपके देश का रिस्पेक्ट होगा। जैसे आपने देखा होगा आपके यहाँ पे क्रिकेट टीम खेलती है, वॉलीबॉल टीम होती है, ठीक है, आपके यहाँ पर जो है बहुत सारे गेम्स होते हैं जिसमें बाहर विदेशों में जो प्लेयर्स हैं वो जाते हैं। और उसके बाद प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं तो फिर उसके बाद में क्या होता है, वहाँ पे अगर उनकी जीत होती है तो आपके देश का सम्मान बढ़ता है। आप इसको एक बार यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। एक मिनट, ये रहा आपका, ये बेटा जी आपका 10वां है, यहां से लिखिए, देखिएगा ये आपका 10वां कर्तव्य है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका क्या है, आपकी ड्यूटी नंबर 10 है। उसके बाद में ड्यूटी नंबर 11 क्या है, तो सबसे पहले 11 से क्वेश्चन आता है। तो 11 को बेटा जी मैंने अभी बताया कि एड ऑन किया गया कब, 86वां संविधान संशोधन 2002 में। ठीक है, और इसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, ठीक है, आपके 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं तो इनको स्कूल भेजना, मैं बहुत सिंपल भाषा में आपको लिखवा रही हूं, इनको स्कूल भेजना माता पिता का कर्तव्य होगा, माता पिता यानी पेरेंट्स का कर्तव्य होगा। अब भाई सरकार ने आपको बोल दिया कि हम 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देंगे, लेकिन अब इसका मतलब तो नहीं है ना कि सरकार आपके घर में आकर आपके बच्चों को लेके जाएगी कि चलो भाई स्कूल। ऐसा तो है नहीं कि सरकार आपके घर में आएगी और घर घर जाके कहेगी कि चलो बच्चों स्कूल चलो, नहीं, वो तो माता पिता की ड्यूटी है ना। तो 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन दे दी भाई हमने, लेकिन उनको स्कूल कौन भेजेगा, देखो यहां पे लिखा हुआ है, मैंने ये भी ड्यूटी, ठीक है, लिखा हुआ है, देखो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के माता पिता और प्रतिपाल्य संरक्षक उन्हें शिक्षा देने के अवसर प्रदान करें। तो ये तो माता पिता का कर्तव्य है ना, बच्चा स्कूल में थोड़ी जाएगी सरकार, ये आप ध्यान रखेंगे। पेरेंट्स एंड गार्जियन ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 years shall provide them with opportunities for education. This duty was added by section 4 of the 86 Constitution. आप इसको याद नहीं भी रखेंगे तो भी चल जाएगा, सेक्शन याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन अमेंडमेंट जरूर ध्यान रखना है। अब मैम इससे जैसे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, जैसे ये आर्टिकल है आपका 51, तो 51 में पूरी की पूरी 11 ड्यूटी है बेटा, पूरी की पूरी 11 ड्यूटी है आपके आर्टिकल 51 के ए में क्या है, तो मैम 11 कर्तव्य हैं। तो इनको कैसे लिखेंगे, तो 51 का ए, बी, सी, डी, ई ऐसे लिखा सकता है, या क, ख, ग, घ, र ऐसे लिखा सकता है, या 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लिखा सकता है। तो ऐसे ही तो बताएंगे बच्चे, और कैसे बताएंगे बताइए, और कैसे बताएंगे। तो ये आपके फंडामेंटल ड्यूटीज जो मैंने आपको पूरी बताई हैं, जो मैंने आपको पूरी बताई हैं, ठीक है। तो ये आपकी इस तरीके से लिखी हुई आएंगी पेपर में, आपका यही क्वेश्चन आ रहा था बहुत देर से। ठीक है, ये आपकी ड्यूटीज थी, ये आपके कर्तव्य थे। जो क्वेश्चन यहां से बन सकते थे वो सारे मैंने आपको बताए हैं प्यारे बच्चे।
और इसके साथ में वर्ड टू वर्ड मैम हमें बाइलिंगुअल चाहिए। ये देखिए पीडीएफ आपकी ऑलरेडी तैयार हो रखी है। ठीक है, आगे चलें। आगे यहां तक बात समझ में आ गई कि क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। आपका एक क्वेश्चन आ रहा था यहां पे और मैंने आपको ये बता दिया कि बच्चे इस तरीके से सीक्वेंस में पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जाएगा कि 51 के ए में क्या है, बी में क्या है, या डी में क्या है, ई में क्या है, तो भाई आपको पता होना चाहिए। और इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं, इसीलिए मैंने आपको हर तरीके से चीजों को बताने का प्रयास किया है बेटा, कि आपसे किसी भी भाषा में प्रश्न पूछा जाए तो आपके पास आंसर हो। अब देखिए यहां पर अच्छे से, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर मैं बात करती हूं तो आपका नेक्स्ट चैप्टर है संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका जिसे आप कहते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव, जिसे आप कहते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव। बेटा एक बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, और वो बात आपको बहुत अच्छे से ये ध्यान रखनी है कि जैसे अब आपके पास एक यहां पे वर्ड आया है कार्यपालिका। मैम कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव किसको कहते हैं? सबसे पहला तो हमारा यही प्रश्न है प्यारे बच्चे। अगर मैं कार्यपालिका की बात करती हूं तो बेटा जी कार्यपालिका का एक सिंपल सा काम होता है। कार्यपालिका, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इसका कार्य क्या होता है, मैम फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव क्या होता है, तो बेटा जी इसका कार्य होता है कानूनों को लागू करना। कानूनों को लागू करना, एग्जीक्यूट ऑफ द लॉज, एग्जीक्यूट ऑफ द लॉज। ठीक है, एग्जीक्यूट ऑफ द लॉज, कानूनों को लागू करना किसका काम होता है? मैम कार्यपालिका का। बेटा आपके यहां पर आप एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, और वो चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब अगर मैं आपको यहां पे पढ़ाती हूं कार्यपालिका, तो आपको मैं बता दूं कि आपकी जो सरकार होती है, ठीक है, ये आप लिखेंगे कि आपकी जो सरकार होती है, इसके बेटा जी आपके यहां पर 3 स्तंभ हैं। ठीक है, 3 पिलर्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। कितने स्तंभ होते हैं बेटा जी? 3 पिलर्स होते हैं, जिनमें से एक एग्जीक्यूटिव होता है। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपकी होती है विधायिका। ये तीनों पिलर्स आपके स्टेट में भी हैं और सेंटर में भी। इसको कहते हैं लेजिस्लेटिव, और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कानून बनाना, मेकिंग ऑफ लॉज या मेकिंग लॉज। आप कितना इतना भी लिख सकते हो, मेकिंग लॉज। ठीक है, फिर एक होती है बेटा जी आपकी कार्यपालिका, जो कि हमें अभी पढ़नी है। तो कार्यपालिका को क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव। और ये क्या करती है? मैम जो विधायिका कानून बनाती है उनको ये लागू करती है। और एक होती है मैम न्यायपालिका, जिसको हम कहते हैं जुडिशियरी, जिसको हम कहते हैं जुडिशियरी। और ये जो जुडिशियरी होती है, ये जो न्यायपालिका होती है, इसका काम होता है प्यारे बच्चे कि आपके यहां पर जो कानून बने और आपके यहां पर जो कानून लागू हुए वो सही हैं या गलत हैं, वो सही हैं या गलत हैं। तो आपके ये 3 पिलर्स होते हैं, तीनों को आप अलग अलग पढ़ेंगे। विधायिका में आप क्या क्या पढ़ेंगे? संसद और विधानमंडल। कार्यपालिका में आप क्या क्या पढ़ेंगे? मतलब यूनियन में क्या पढ़ेंगे, और आप जो है आप कह सकते हैं मतलब सेंटर में क्या पढ़ेंगे या स्टेट में क्या पढ़ेंगे। और न्यायपालिका में आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये पढ़ेंगे। तो ये 3 पिलर्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। इन 3 स्तंभों के आधार पर ही सरकार चलती है। बेटा जी विधायिका आपकी केंद्र में भी है और राज्य में भी है, कार्यपालिका आपकी केंद्र में भी है, राज्य में भी है, और न्यायपालिका आपकी जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, आपका हाई कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, ये सब आपको ध्यान रखना है कि ये मैम पार्ट ऑफ जुडिशियरी है, ये न्यायपालिका का अंग है। तो विधायिका का काम कानून बनाना, कार्यपालिका का काम लागू करना, और न्यायपालिका का काम मैम उनकी जांच करना और लोगों को न्याय देना। भाई आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो आपको न्याय कौन देता है? जुडिशियरी देती है मैम। तो ये 3 पिलर्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, जिसमें से मैं आपको सबसे पहले यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़ाऊंगी।
यानी संघ या फिर आपका कह सकते हैं केंद्रीय कार्यपालिका का पढ़ाऊंगी। अब इसमें कौन कौन आता है, कौन कौन व्यक्ति होते हैं जो कानूनों को लागू करते हैं? हमारा एक ये भी तो प्रश्न आपसे बन सकता है मैम कि इस संघीय कार्यपालिका के अंदर कौन कौन आता है। तो बेटा जी जो संघीय कार्यपालिका होती है, यूनियन एग्जीक्यूटिव, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? तो देखो इसके अंदर आपको सबसे पहले तो ध्यान रखो कि ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में है। संघीय कार्यपालिका कहां पर है? भाग 5 में। और बेटा आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक आपका क्या है? यूनियन एग्जीक्यूटिव है, संघीय कार्यपालिका है। ठीक है, और इसमें क्या क्या आता है प्यारे बच्चे? तो इसमें देखो सबसे पहला चैप्टर आप पढ़ेंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। इसी के अंदर आप पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति, जिनको आप कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट। इसी के अंदर आप पढ़ेंगे मंत्री परिषद, संघीय मंत्री परिषद, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसे आप कई बार कहते हैं COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आप पढ़ेंगे यहां पर प्रधानमंत्री, जिसे आप कहते हैं प्राइम मिनिस्टर। आप यहां पर पढ़ेंगे प्यारे बच्चे भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यह है आपकी यूनियन एग्जीक्यूटिव। ये सब आप इसमें पढ़ेंगे। संसद बेटा जी विधायिका होती है, कार्यपालिका नहीं। ठीक है, संसद बेटा जी विधायिका होती है, कार्यपालिका नहीं। ये हुई आपकी संघ की कार्यपालिका। फिर इसके तुरंत बाद में आपको लेकर जाऊंगी राज्य की कार्यपालिका। एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट में क्या क्या पढ़ेंगे हम? तो एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट के अंदर पता है बेटा क्या क्या आता है? देखो यहां आते हैं राष्ट्रपति, तो यहां आते हैं राज्यपाल यानी कि गवर्नर। ठीक है, उपराष्ट्रपति यहां नहीं होते। आपका दूसरे नंबर पे यहां है संघीय मंत्री परिषद, यहां राज्य मंत्री परिषद। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लिख देना, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यहां आते हैं PM, तो यहां आते हैं CM यानी कि मुख्यमंत्री। यहां आते हैं महान्यायवादी, यहां आते हैं महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल। तो ये आपको यहां पर पढ़ने हैं और पढ़ने का तरीका हमारा बिल्कुल अलग होगा। यह आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि पढ़ने में बिल्कुल अलग होगा। मैं CM और PM एक साथ पढ़ाऊंगी, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और PM और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर CM एक साथ चारों चैप्टर खत्म होंगे। महान्यायवादी महाधिवक्ता एक साथ खत्म होगा। 3 आपके अलग अलग पढ़े जाएंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, बाकी मिक्स। और आपको मैं बताऊंगी कि स्मार्ट तरीके से कैसे पढ़ते हैं चीजों को, कैसे कवर करते हैं चीजों को। ठीक है, मन्नू मेहरा बेटा जी जो उपराज्यपाल होते हैं उन्हीं को आपके यूनियन टेरिटरीज में जो राज्यपाल होते हैं, इन्हीं राज्यपाल को आपका उपराज्यपाल कहा जाता है। ठीक है, उपराज्यपाल कहां पर होते हैं? यूटीज में होते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों में। जैसे आपके यहां दिल्ली में होते हैं, आपके क्या कहते हैं पुदुचेरी में होते हैं। ठीक है, आपके जो है जम्मू कश्मीर में होते हैं। तो यहां पे उपराज्यपाल जो राज्यपाल का ही नाम है, उसे आपके राज्यपाल ना कहकर यूटीज में उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं।
ठीक है, अब आप यहां पे देखिए, रिवीजन करवाऊंगी सारा, लेकिन पहले एक बार कोर्स कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि इसके बाद आपको हिस्ट्री भी पढ़नी है। ठीक है, अगर मैं रिवीजन कराने लग गई तो फिर मैं पढ़ाऊंगी कब बेटा, और मैं पूरी पॉलिटी का रिवीजन कराऊंगी तुम्हें, ये मेरा वादा है तुमसे। आगे देखो, तो आपका चैप्टर क्या रहेगा, राष्ट्रपति। लिखिएगा प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है, अभी बताया पार्ट 5 में, भाग 5 में है। दीपिका जी, संसद कानून बनाती है बेटा, अभी लिखवाया है, प्लीज बेटा फोकस करें क्लास पर, रिक्वेस्ट है आप लोगों से मेरी। अगर आप फोकस नहीं करेंगे तो चीजों में बहुत दिक्कत हो जाएगी। कार्यपालिका, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं आपका भारत का राष्ट्रपति। देखो आपके आर्टिकल 52 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 52 में क्या कहा गया है, तो आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत में संघीय कार्यपालिका यानी यूनियन एग्जीक्यूटिव का प्रधान राष्ट्रपति होगा। प्रधान को कहते हैं बेटा जी हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव कौन होता है, राष्ट्रपति। ठीक है, हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। और बेटा जी अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति जी कौन होते हैं, देश का प्रथम नागरिक। यही कौन होते हैं, देश का प्रथम नागरिक, यानी फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद बेटा अगर मैं आपसे बात करती हूं तो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया ये होते हैं और ये आपकी संघीय कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। और आपके देश में केवल एक राष्ट्रपति होते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि कितने राष्ट्रपति होते हैं। तो बेटा जी राष्ट्रपति एक होते हैं। राष्ट्रपति कितने होते हैं, एक होते हैं, और ये आपकी यूनियन एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं। लेकिन बेटा जी ये आपके नाम मात्र के प्रधान होते हैं, नाम मात्र के प्रधान होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं नॉमिनल हेड होते हैं। अभी लिख लेना, मीनिंग आपको समझाऊंगी आर्टिकल 53 में। या हम कह सकते हैं ये केवल मैम संवैधानिक प्रधान होते हैं, ये मैम केवल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं। केवल संविधान ने इनको बना दिया है प्रधान, केवल नाम मात्र के लिए बना दिया है इनको प्रधान, नाम के प्रधान। शक्ति बहुत सारी है लेकिन यूज ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये तो दूसरों के कहने पर यूज करेंगे। और बेटा जी ये भी ध्यान रखना कि जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति आपके देश का सर्वोच्च पद होता है, देश का सर्वोच्च पद, हाईएस्ट पोस्ट ऑफ इंडिया, हाईएस्ट पोस्ट ऑफ इंडिया अगर कोई है तो वो कौन सी है, आप कहोगे मैम राष्ट्रपति का पद देश में सबसे ऊंचा पद होता है। क्यों होते हैं बताऊंगी, पेशेंस रखो अमन, धीरे धीरे सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, एक दिन में सारे प्रश्नों के उत्तर आपको नहीं मिल सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है कि हाईएस्ट पोस्ट होती है। अब आ जाओ कि क्यों ये नाम मात्र के प्रधान होते हैं, आप क्यों बोल रही हो इनको नाम मात्र के प्रधान होते हैं, तो आप कहेंगे कि मैम आ जाओ आर्टिकल 53, इसमें कहा गया है संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियां, संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियां
राष्ट्रपति में निहित होंगी। राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेंगे। ठीक है, यानी जितनी भी शक्तियां हैं आपकी एग्जीक्यूटिव की, वो सब इनके पास हैं। तो क्या लिखेंगे? ऑल यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर्स vested in president used by him or by subordinate officers बेटा जी, रेयर केस में ये खुद से शक्तियों का प्रयोग करते हैं, वरना यहां पे एक वर्ड आप पढ़ रहे हैं और वो वर्ड आप पढ़ रहे हैं अधीनस्थ अधिकारी, वो वर्ड आप पढ़ रहे हैं सबऑर्डिनेट ऑफिसर। और पता है वो सबऑर्डिनेट ऑफिसर कौन होते हैं? पता है वो सबऑर्डिनेट ऑफिसर कौन होते हैं? वो सबऑर्डिनेट ऑफिसर, मैम यहां पे जो अधीनस्थ अधिकारी शब्द यूज किया गया है वो किया गया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए। इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो हेड होता है वो होता है मैम पीएम। यानी कि शक्तियां नाम के लिए किसके पास हैं? राष्ट्रपति के पास। लेकिन प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। मैम नाम के लिए बना दिया इनको प्रधान, लेकिन ये असल में होते नहीं प्रधान। इनकी भूमिका बिल्कुल ऐसे होती है जब बुढ़ापे में दादाजी की हो जाती है। घर में दादाजी होते हैं, पिताजी होते हैं, तो अब दादाजी एक समय पर थे, उनके पास शक्तियां थीं, लेकिन जब बुढ़े हो जाते हैं, पापा कमाने लगते हैं, तो पापा का बोलबाला हो जाता है। प्रधान अभी भी दादाजी हैं, लेकिन केवल नाम के, क्योंकि वास्तविक शक्ति किसको मिल गई? पापा को। और पापा कौन है आपके देश में? प्रधानमंत्री। तभी आपके देश में प्रधानमंत्री बनने के लिए लड़ाइयां होती हैं, राष्ट्रपति बनने के लिए नहीं, क्योंकि शक्ति किसके पास है वास्तविक तरीके से? पीएम के पास है। और ये पीएम किसका हेड होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। इसीलिए इनको कहते हैं कि नाम के प्रधान हैं। वास्तविक प्रधान कौन है? तो ये क्वेश्चन बनता है। और लास्ट लाइन है ये जो मैं लिख रही हूं, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो संघीय कार्यपालिका है, ठीक है, इस संघीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान, रियल हेड कौन होता है? वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो बेटा जी रियल हेड होता है आपका पीएम। जब तक यहां पर आपके पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, हम कह सकते हैं राष्ट्रपति को नहीं बोलेंगे, कोई काम नहीं करते हैं, ये तो सिर्फ एक कठपुतली है। और बोला है कि संघीय कार्यपालिका के प्रधान होंगे, देश के प्रथम नागरिक होंगे और राष्ट्रपति केवल एक होंगे, है ना? हाँ, जैसे दीदी दावत पापा के नाम आती है और जाते हम हैं, बिल्कुल सही है, ऐसा भी तुम समझ सकते हो, बस समझो। ठीक है, तो अब आपकी नेक्स्ट क्लास है स्टैटिक जीके की, तो आज मैं क्लास को यहीं विराम देती हूं। कल आगे की चीजें आपको बताऊंगी। उम्मीद करती हूं आपको सारी चीजें समझ आ रही होंगी। और संडे आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी। संडे एक्स्ट्रा क्लासेस में लूंगी, आवर्स ज्यादा लूंगी, क्योंकि आपको पता है इसके बाद आपकी हिस्ट्री क्लास होनी है। तो मैं चाह रही हूं कि आपका मैं 10 नवंबर तक सिलेबस खत्म कर दूं, 10 से 15 नवंबर तक, ताकि फिर आपकी हिस्ट्री की क्लासेस कंटिन्यू हो सकें, है ना? इसीलिए मैं संडे टाइम बढ़ाऊंगी, हो सकता है उससे पहले भी खत्म कर दूं। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें।